तो देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार लगातार जारी है, जिसे लेकर देश भर में और दुनिया भर में लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी हमदर्दी गाजा पर तो देखने को मिलती है, लेकिन बांग्लादेश के मुद्दे पर खामोशी है। और सवाल आखिर इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये सब इसलिए हो रहा है कि वोट बैंक मिल सके, और ये आरोप लग रहे हैं कांग्रेस पर और इंडी गठबंधन पर। तो ये आरोप आखिर क्यों लग रहे हैं, आखिर खामोशी क्यों है कांग्रेस और इंडी गठबंधन की बांग्लादेश के मामले को लेकर, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार से पूरी दुनिया हिल गई है। अलग अलग देशों में बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया जा रहा है, लेकिन भारत के विपक्षी दलों को हिंदुओं पर अत्याचार नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी हो या इंडी गठबंधन के नेता हो, चाहे फिर मोदी विरोधी खेमा हो, इनका मौन व्रत खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इंडी गठबंधन के साथ साथ मोदी विरोधी खेमे की आंखों पर वोट बैंक का ऐसा चश्मा लगा है कि उन्हें ना तो ये अत्याचार दिखाई दे रहा है और ना ही उनकी जुबान खुल रही है। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि ये लोग वहाँ पर हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात भी नहीं कर सके। गाजा को लेके आपने बड़ी बड़ी बातें की। जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते, जो कृष्ण के अस्तित्व को नहीं मानते, जिन लोगों के मन में भारतीयता के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं, वो आपके हितैषी कैसे हो सकते हैं? ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। जो कांग्रेस है उन्होंने प्रूफ कर दिया कि दुनिया में कहीं भी मुसलमानों का तकलीफ होगा तो हम हैं, लेकिन हिंदू का तकलीफ है हम नहीं है। बांग्लादेश में हो रही हिंदू विरोधी हिंसा ने भारत के उन बुद्धिजीवियों और सेक्युलर जमात के लोगों के चेहरे पर लगा नकाब भी उतार कर फेंक दिया है, जो दुनिया भर के मानवाधिकार के नाम पर छाती पीटते रहते हैं। जो लोग कल तक गाजा में मारे जा रहे मुस्लिम लोगों के लिए भारत सरकार से मदद की अपील कर रहे थे, वही लोग हमारे ठीक पड़ोस में रह रहे हिंदुओं पर अत्याचार पर चुप्पी साधे हुए हैं। गाजा लवर्स गैंग के इस रवैये से साधु संतों में भी भारी नाराजगी है कि भाई गलत को गलत कहने वाला भी तो होना चाहिए। अपने लोग जब कष्ट पाते हैं तब लोग बोलते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति को, ऐसे हमारे देश में भी हर एक व्यक्ति को सही सही, गलत गलत, न्याय न्याय, न्याय न्याय से कहने वाले व्यक्ति चाहिए। 500 आतंकवादी जेल से निकाले गए हैं खालिदा जिया के साथ, और वो हिंदुओं को मार रहे हैं, वहाँ के मंदिरों को मिटा रहे हैं। वो आज उल्टे बयान दे रहे हैं कि बांग्लादेश की स्थिति हम भारत में लाएंगे। आपने सुना होगा, ऐसे नेताओं को देश विरोधी माना जाए और इनको तो जेल में डालना चाहिए। हाँ, तो उनका विवेक जाने, उनका विवेक नहीं जग रहा है तो क्या किया जाए? वोट बैंक खो न जाए बस। तो वोट बैंक के कारण मानवता नहीं दिख रही महाराज जी? नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही। अंधे हो चुके हैं ये लोग पूरी। अगर ऐसा ना हो तब बोलते नहीं, कुछ तो कहते, निंदा करते। अनुचित है, नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो तालिबानी एक्शन को दर्शाती है। बावजूद इसके गाजा लवर्स गैंग की चुप्पी पर सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस जानबूझकर हिंदुओं पर अत्याचार की अनदेखी कर रही है? क्या कांग्रेस सहित इंडी को डर है कि बांग्लादेशी हिंदुओं का मुद्दा उठाने से उनका वोट बैंक खिसक सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, बांग्लादेश में हिंसा खत्म नहीं हो रही और हिंसा खत्म होने का इंतजार सभी को है। पूरी दुनिया इंतजार कर रही है कि कब वहां से जो भयावह तस्वीरें सामने आ रही है वो बंद हो जाए। लेकिन अंतरिम सरकार का गठन हुआ, पीएम यूनुस जो है शपथ लेते हुए नजर आए, लेकिन अभी भी हिंसा वहां पर काबू में नहीं आ रही। बिल्कुल इसी बीच आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने ये दावा किया है कि स्थिति जो बांग्लादेश में बनी हुई है उस पर सिर्फ कंट्रोल जो है शेख हसीना ही पा सकती है। यही नहीं, संजीव वाजिद ने ये तक कह दिया है कि अगर आज बांग्लादेश में चुनाव होते हैं तो शेख हसीना ही लौट आएंगे। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बन गई, लेकिन वहाँ हालात अभी आउट ऑफ कंट्रोल हैं। पूरे देश में अराजकता का माहौल है और वहाँ टारगेट पर अल्पसंख्यक हिंदू हैं। उपद्रवी वहाँ खुलेआम हिंदू का नरसंहार कर रहे हैं और सत्तामाई मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार सच्चाई से मुंह फेरे हुए है।
बांग्लादेश में लगातार आ रही हिंसा की इन तस्वीरों को देखकर अब पूर्व पीएम शेख हसीना के बेटे सजीव वाजिद ने एक बड़ा बयान दिया। सजीव वाजिद ने शेख हसीना को दोबारा बांग्लादेश की राजनीति में एंट्री करने की ओर इशारा किया। सजीव वाजिद ने कहा कि उनकी मां बांग्लादेश वापस लौटेंगी। My family, none of us had ever had sort of greed for power or politics, but we want to work for our country. We cannot sit and watch this happen to our country. सजीव वाजिद ने शेख हसीना के बांग्लादेश लौटने की बात तो कह दी, मगर वो फिर वहाँ चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन उन्होंने बांग्लादेश में हिंदू के खिलाफ जारी हिंसा से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए ये जरूर इशारा कर दिया कि वो बहुत जल्द बांग्लादेश की राजनीति में एंट्री कर सकते हैं। The minorities are trying to flee the country. I am worried about them. I, from the Awami League, I want to do what I can to keep the minorities safe, to restore law and order to Bangladesh, to bring back democracy. That is our goal. Right now, the situation is very bad. There is no law and order. Minorities are being attacked. आपको बता दें, बांग्लादेश में अंतरिम सरकार ने मंत्रियों के पोर्टफोलियो का बंटवारा भी कर लिया है। अंतरिम सरकार का शीर्ष नेतृत्व संभाल रहे मोहम्मद यूनुस ने जहां अपने पास 27 मंत्रालय रखा है, तो वहीं बांग्लादेश में छात्र आंदोलन से जुड़े 2 छात्र नेता को भी सत्ता में जगह दी गई है। लेकिन अंतरिम सरकार के सत्ता संभालने के बावजूद वहां के हालात में कोई परिवर्तन आता नहीं दिख रहा है। वहां सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के घर पर बीएनपी और जमात-ए-इस्लामी के कट्टरपंथियों के हमले के बाद वहां के चीफ जस्टिस ओबेदुल हसन ने भी इस्तीफा दे दिया है। बांग्लादेश में पैदा हुए इस हालात को लेकर भी पूर्व पीएम शेख हसीना के बेटे सजीव वाजिद ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने और बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश के घर को जलाने की धमकी दी। उन्होंने अदालत से इस्तीफे की मांग की और उन्होंने नियुक्त किए जाने वाले लोगों के नामों की लिस्ट दी, जिसे अंतरिम सरकार ने मान लिया और प्रदर्शनकारियों के नामित न्यायाधीशों को नियुक्त कर दिया। किसी देश के सर्वोच्च न्यायालय को बिना किसी उचित प्रक्रिया के, बिना निर्वाचित संसद के कैसे बदला जा सकता है? ये सुधार नहीं, ये भीड़ तंत्र है। बांग्लादेश में कानून का कोई राज नहीं है। इस पोस्ट में सजीव वाजिद ने वहां स्वतंत्र तौर पर काम कर रहे 41 पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर भी आगाह किया। सजीव वाजिद ने कहा कि ये सब वहां एक साजिश के तहत हो रहा है। उन्होंने साफ कहा कि बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है, उसके पीछे एक गहरी साजिश है। Where did these weapons come into Bangladesh from? How did the students get weapons? So these weren't students. This was a mob. This was a militancy that was instigated to try to overthrow a democratically elected government. Hundreds, if not thousands of them would have been killed. It would have been a massacre. And my mother did not want a massacre. That is why she left. जाहिर तौर पर बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, मौजूदा स्थिति में इस बात की स्पष्ट संकेत है कि वहां अंतरिम सरकार कट्टरपंथियों के इशारे पर चल रही है, जिसका असर सबसे ज्यादा वहां के अल्पसंख्यक आबादी को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में सजीव वाजिद का ये दावा भी सही लगता है, जो उन्होंने अपनी पार्टी को लेकर किया है। History of Bangladesh, there has been one government and one government only that has proven itself to keep the minorities of Bangladesh safe and keep Bangladesh safe from all militancy and violence. That was Sheikh Hasina. That was the Awami League. This is proven record in history. No one can argue that. बहरहाल बांग्लादेश की अंतरिम सरकार चुनाव का ऐलान कब करेगी, बहुत कुछ उस पर निर्भर करेगा, क्योंकि मौजूदा हालात पर सजीव वाजिद दावे कुछ भी करे, लेकिन इस वक्त वहां की पपेट सरकार जिस तरह से आंदोलनकारी छात्रों के साथ मिलकर सत्ता का बंटवारा कर रही है, उसे देखते हुए वहां के लोकतंत्र के लिए आसार अच्छे नहीं दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात पाकिस्तान की कर लेते हैं। अपने पड़ोसी देशों में आतंक और नफरत का बीज बोने वाला पाकिस्तान बांग्लादेश की हालत को देखकर काफी खुश हो रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि जो दूसरों की बर्बादी का जश्न मनाते हैं, उनकी तबाही के स्क्रिप्ट खुद ब खुद उनके कर्म लिख देते हैं। और ऐसा ही पाकिस्तान के साथ हो रहा है। पाकिस्तान ऐसा ही उनके साथ हुआ। देखिए, जो पड़ोसियों के लिए बोया उसकी फसल वो बलूचिस्तान में काट रहा है। बलूचिस्तान में प्रदर्शन हुआ था और इस वक्त यही प्रदर्शन जो है पाकिस्तान के लिए नासूर बन चुका है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट को आप देख लीजिए। बांग्लादेश में अराजक स्थिति और तख्तापलट के बाद अब पाकिस्तान की रातों की नींद गायब हो गई है। पाकिस्तान को डर सताने लगा है कि बांग्लादेश जैसे हालात कहीं उसके यहाँ भी ना हो जाए। सोशल मीडिया पर बांग्लादेश और पाकिस्तान की तुलना से पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर भड़क चुके हैं। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान को लेकर
मजाक बनाए जा रहे हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि जल्द ही पाकिस्तान में बांग्लादेश जैसा विद्रोह होगा। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने देश में अराजकता पैदा करने की कोशिश करने वालों को कड़ी चेतावनी दी है। सेना ऐसी किसी भी कोशिश को नाकाम कर देगी और देश की हिफाजत करेगी। लेकिन जनरल मुनीर आखिर इतने परेशान क्यों हैं? आखिर उन्हें भगवान की कसम क्यों खानी पड़ रही है? तो आपको बता दें कि बलूचिस्तान में जो आजादी की जंग छिड़ी है वो इतनी आसानी से बुझती हुई दिखाई नहीं दे रही है। बलूचिस्तान में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पाकिस्तानी सरकार और सेना के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। पाकिस्तान की राजनीतिक अस्थिरता गंभीर हो चुकी है। संकट की स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है पाकिस्तान एक ऐसे बड़े राजनीतिक उथल पुथल के कगार पर पहुंच चुका है जिसके गंभीर परिणाम सामने आएंगे। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि बांग्लादेश के हालात के पीछे कहीं न कहीं पाकिस्तानी एजेंसियों का हाथ है। ऐसे में जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए? पाकिस्तानी सेना के चीफ मुनीर भले ही कितनी कस्में खा ले, लेकिन हालात देखते हुए लगता है कि कहीं पाकिस्तान के हालात बांग्लादेश से भी बदतर न हो जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक खबर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमास चीफ इस्माइल हानी की मौत के बाद ईरान इजराइल के बीच जो तनाव इस वक्त पैदा हुआ है उसको लेकर के पूरी दुनिया में टेंशन का माहौल है और एक तरफ ईरान की सेना इजराइल से बदला लेने की तैयारी कर रही है तो दूसरी तरफ हम लगातार देख रहे हैं कि चिंता बढ़ रही है। बिल्कुल, माहौल लगातार खराब हो रहा है और अगर ऐसा होता है तो आपको बता दें कि ईरान की तरफ से ये जो लगातार तैयारी हो रही है तबाही की, उसे देखकर अब खबर मिल रही है कि अगर ईरान की तरफ से इजराइल पर हमला होता है तो ईरान की बर्बादी का जो बटन है वो अरब देशों से दब सकता है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। ईरान की सेना इजराइल पर हमले को लेकर बेचैन है। कहा जा रहा है कि इजराइल को सबक सिखाने को तैयार ईरानी सेना अपने राष्ट्रपति से हमले का ग्रीन सिग्नल मिलने का इंतजार कर रही है। लेकिन हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत का बदला लेने के लिए इजराइल पर हमले को लेकर ईरान में ही दो फाड़ हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन और शक्तिशाली इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कुछ कट्टरपंथियों के बीच इस मुद्दे को लेकर तकरार की स्थिति है। बताया जा रहा है कि ईरानी सेना जहां तेल अवीव और इजराइल के दूसरे शहरों पर जहां सीधा मिसाइल अटैक करना चाहती है, तो वहीं ईरान के नए राष्ट्रपति पेजेशकियन हमले की इस आक्रामक रणनीति का विरोध कर रहे हैं। हालांकि इस खबर की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन इस बारे में एक्सियोस की ताजा रिपोर्ट जो कहानी कह रही है वो कहीं न कहीं इस खबर पर मुहर लगा रही है, क्योंकि एक्सियोस के मुताबिक इजराइल पर ईरानी हमले की आशंका के बीच अब अमेरिका, यूके, फ्रांस और कई अरब देशों ने एक साथ हाथ मिला लिया है और वो ईरान और हिजबुल्लाह के आक्रामक हमले से इजराइल को बचाने के लिए अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि ईरान के नए राष्ट्रपति इजराइल पर सीधे अटैक के खतरे को भांप चुके हैं और इसलिए वो दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पर ले जाने से बच रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर ईरान ने युद्ध छेड़ा तो इस बार महातबाही निश्चित है। और बड़ी बात नहीं कि उस भावी जंग में दुनिया के मानचित्र से ईरान का नामो निशान मिट जाए, क्योंकि अभी कुछ रोज पहले ही सऊदी अरब के सुल्तान मोहम्मद बिन सलमान ने एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में कहा है सऊदी अरब इस्लामिक गणतंत्र ईरान को नाजी जर्मनी की तरह देख रहा है। ईरान अपने प्रतिनिधियों के जरिए मध्य पूर्व में माहौल भड़का रहा है। ईरान द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जोर दे रहा है। जाहिर है इन हालात में ईरान ने अगर इजराइल पर हमला किया तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, जो किसी भी सूरत में ईरान के लिए अच्छा नहीं होगा। हालांकि हानिया की मौत का बदला लेने पर उतारू ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनेई ने इस मामले में फाइनल फैसला क्या लेंगे, सब कुछ इस पर निर्भर करता है। लेकिन इतना तय है कि कोई भी फैसला लेने से पहले ईरान को यह समझना होगा कि अगर उसने युद्ध शुरू किया तो ये तय है कि महातबाही का बटन इस बार अरब से ही दबेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।